हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में फीचर्स किए थे कंप्लीट अपने। अब हमारे आगे जो समरी वाले नोट्स है मेरे अकॉर्डिंग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पर्सन लायबल टू रजिस्टर्ड। ठीक है, इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं अंडर सिचुएशन 22 सेक्शन और एक आता है 24। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो अंडर केस 1 मतलब सेक्शन 22 के अंडर आता है, जो मेरी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बनता है सेक्शन 24 का केस बी। ठीक है, आज वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे सेक्शन 22 कंप्लीट हो जाए, अगर टाइम बचा तो दूसरा भी कर लेंगे। पहले आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है, पहले समझ लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लगे कि लिखना है तो उस अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, व्हेन पर्सन लाइबल टू रजिस्टर्ड जीएसटी, पर्सन कब लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अंडर जीएसटी। पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट वाला सिस्टम जो हमने करना है, अभी करना है ना, हमने थ्रेशोल्ड लिमिट करवाया नहीं। चलो इसमें बता देंगे कि पर्सन कब कब ना लाइबल हो जाता है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, इसमें मैं आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बताऊंगी, सॉरी मैंने बताया नहीं था। अभी हम शॉर्ट में जस्ट कर रहे हैं, फिर इसको फुल एक्सप्लेन बुक से करेंगे। व्हेन पर्सन रजिस्टर्ड, इसमें 2 केसेस होते हैं, केस ए केस बी। केस ए कौन सा होता है? केस ए में अंडर 4 सिचुएशंस होती हैं सेक्शन 22 के अंदर। इसके अंदर आप सेक्शंस भी इजीली याद रख सकते हो, इतने कुछ टफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मत करना सेक्शंस। अंडर 4 सिचुएशन सेक्शन 22, और इसके व्हेन टैक्स पेयर फॉल अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर होता है कि ये वो केसेस होते हैं जिसके अंदर उसको कंपल्शन है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है। ठीक है, उसके 2 केसेस आते हैं। जो ये तो अब पता चल गया कंपल्शन है, तो ये कर इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, सब पॉइंट्स। इसके अंदर 4 सिचुएशंस उसने बता रखी हैं, कौन कौन सी। व्हेन टैक्स पेयर एग्रीगेट, व्हेन टैक्स पेयर, जब टैक्स पेयर की जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होएगी, मतलब उसकी सालाना मतलब जो टर्नओवर है, सेल है पूरे साल की, जो उस एरिया की थ्रेशोल्ड लिमिट होएगी, मतलब उस स्टेट की थ्रेशोल्ड लिमिट होएगी, अगर तो वो उस लिमिट से क्रॉस कर रहा है बंदा, तो देन तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा, मतलब वो लायबल हो जाएगा कि उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लिमिट होती है 20 लाख होती है हमारे नॉर्मल स्टेट्स में, और 10 लाख होती है जो स्टेट स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, जैसे हम पहाड़ी इलाके हो गए जो। ठीक है, उन शहरों में ये 10 लाख से अबव अगर किसी की एनुअल सेल टर्नओवर है तो उसके लिए 10 लाख, और अगर किसी की नॉर्मल स्टेट से बिलोंग करता है कोई तो उसकी 20 लाख। ठीक है, ये आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी आगे। व्हेन टैक्स पेयर इज मिग्रेटिंग फ्रॉम प्रीवियस इंटरेक्ट टैक्स रिजाइम, अब जो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, अब जीएसटी तो अब लागू हुआ है, वो पर्सन पहले से ही टैक्स में था, जो मतलब पहले उनका टैक्स था डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें वो पहले से ही था। मतलब व्हेन टैक्स पेयर इज मिग्रेटिंग फ्रॉम प्रीवियस पहले वाले टैक्स से मिग्रेट मतलब शिफ्ट हो गया इंडायरेक्ट टैक्स रिजाइम में। नॉर्मल सी बात है, मिग्रेटिंग मतलब डायरेक्ट शिफ्टिंग हो गई। या उसके लिए अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो सबमिट करवा देगा। ठीक है, मतलब वो मिग्रेटिंग हो रहा है। देन व्हेन बिजनेस गेट्स ट्रांसफर बिकॉज ऑफ सक्सेशन, उसके बाद आता है थर्ड सिचुएशन कौन सी है? जब बिजनेस उसका ट्रांसफर हो रहा है। बिजनेस कैसे ट्रांसफ़र होता है? जैसे एक फादर अपने सन को आगे बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा है, देन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी का बंदा चेंज हो रहा है ना, तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। पढ़ेंगे ये भी कैसे। फोर्थ सिचुएशन कौन सी है? व्हेन बिजनेस गेट ट्रांसफर्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भाई कि अब तो बिजनेस को करवाना ही करवाना है रजिस्टर्ड, हाई ऊपर से ऑर्डर आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, हम टाल तो सकते नहीं, हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। केस ए का, केस बी का कोशिश करेंगे। केस ए आज खत्म हो जाए, केस बी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, केस ए का डायग्राम पहले आप देख लो क्या मैंने कर रखा है, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। केस ए जो डिटेल होएगी वो यहीं से स्टार्ट होएगी, केस ए से। ये मैंने जस्ट दोनों को कंबाइन करके बताया था पहले वाला। ठीक है, केस ए कौन सा था? इसके अंदर हमारी 4 सिचुएशंस थी। केस ए के अंदर कौन कौन सी? फर्स्ट हमारी सिचुएशन यहाँ डायग्राम में क्या थी? एग्रीगेट टर्नओवर उसकी अगर ज़्यादा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर फर्स्ट पॉइंट आ गया। हमारा सेक्शन कौन सा था? ये 22, मतलब ये 22 के सारे पार्ट्स होंगे, तो 22 का सबसेक्शन 1 फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड सिचुएशन में 22 का सबसेक्शन 2, नेक्स्ट 22 का सबसेक्शन 3, 22 का सबसेक्शन 4। इसलिए मैंने बोला था सेक्शंस याद करने ईजी हैं। ये 22 के अंडर सारे सेक्शंस आ गए, 1 2 3 4, तो ईजी होते हैं याद करने में।
ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर आपको पता है ना, साल की जो भी उसकी सेल होएगी वो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर होएगी। ठीक है। इसके लिए देखो थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि एक गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की होती है कि इस लिमिट से अगर बंदा बाहर आगे जा मतलब बढ़ जाती है उसकी सेल इस लिमिट से, तो देन उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जनरल कैटेगरी स्टेट्स, जो नॉर्मल स्टेट्स होती हैं उनके लिए तो 20 लाख है, जो मैंने आपको बताई थी। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जैसे पहाड़ी इलाके हैं तो उनके लिए होती है 10 लाख। इसकी डिटेल्स हमें शहर भी बताए हुए हैं बुक में, हम देखेंगे। ठीक है। सिचुएशन सेकंड कौन सी थी, पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है प्रीवियस लॉ में, मैंने आपको वहीं एक्सप्लेन कर दिया था। देन थर्ड है रजिस्टर्ड ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर। अगर वो सक्सेशन और ट्रांसफर, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, फादर ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू हिज सन, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उसके बेटे को। ठीक है। फोर्थ सिचुएशन है रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम ये केस ए है जो हमारा आज बुक से कर रहे हैं। ठीक है। चलिए जी, अब बुक से स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। ये देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं मैंने कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डज द लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेज अंडर जीएसटी, कब उसकी लायबिलिटी अराइज होती है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है। इसके अंदर जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था, आई थिंक वो यहीं पे बना हुआ है। हाँ जी, ये बना हुआ है। वैसे जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको ड्रॉ करना है फॉर समरी नोट्स तो आप कर सकते हो। ठीक है। इसमें ये ऊपर छोटा सा मीनिंग लिख रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा रही हूँ। द लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन अराइजेज, लायबिलिटी कब अराइजेज होती है, फॉर एवरी सप्लायर इन दी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, जब वो एक सप्लाई करते हैं और उस सप्लाई से टैक्स भी रिसीव करते हैं, देन उसकी रजिस्ट्रेशन मतलब लायबल हो जाता है वो। इफ़ हिज एग्रीगेट टर्न ओवर इन अ फाइनेंशियल एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर उसकी जो एग्रीगेट टर्न ओवर है वो फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाती है, मतलब पार कर जाती है, तो ही इज़ मिग्रेटेड फ्रॉम द प्रीवियस, यहाँ मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए ना, वही लिख रखे हैं। ही इज़ मिग्रेटेड फ्रॉम द प्रीवियस, या तो वो प्रीवियस टैक्स ईयर से मिग्रेटेड है। व्हेन द बिजनेस इज ट्रांसफर, या उसका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, वही पॉइंट्स लिख रखे हैं। अब हमारा नीचे देखो केस ए है। पहले केस ए, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट आएगा अंदर हमारे इसके एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया। एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया में क्या है, देखो लिख रखा है, लायबिलिटी टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लायबिलिटी टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कब अराइज होती है, व्हेन यू आर अ सप्लायर, जब आप एक सप्लायर हो। जो मैंने अंडरलाइन किया है वही देखिएगा प्लीज़। द लायबिलिटी टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अराइजेज व्हेन यू आर अ सप्लायर, जब आप एक सप्लायर हो ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, और आप सप्लाई कौन से गुड्स कर रहे हो जिनके ऊपर टैक्स लगता है। काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, नील रेटेड होते हैं वो, उनको हम नील रेटेड होते हैं तो उनके लिए हमें रजिस्ट्रेशन की मोस्टली ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम नील रेटेड प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। जब हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिन गुड्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, ओनली टैक्सेबल सप्लाई ओनली, एंड और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ती जा रही है थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई, 20 लाख की हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से उससे एक्सीड जा रही है, मतलब ज़्यादा हो रही है आपकी एनुअल इनकम, एनुअल सेल। ठीक है, सॉरी। और 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो स्पेशल कैटेगरी के लिए उसके लिए ये लिमिट कौन कितने की है, 10 लाख की। ठीक है। दिस मीन इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में क्या बताया रखा है कि आपको एक टैक्सेबल सप्लायर होना है, आपका एक टैक्सेबल सप्लायर होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप नील रेटेड वैल्यूज़ को सेल कर रहे हो और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। आप टैक्सेबल सप्लायर हो और उसके आप टैक्सेबल सप्लाईज ही कर रहे हो। ओनली इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन दी स्टेट, आउट स्टेट, इंट्रा स्टेट होता है हमारा, हम एक ही स्टेट के विद इन दी काम कर रहे हैं। और इंटर स्टेट, यहाँ पे इंट्रा है, इसकी जगह अगर इंटर स्टेट आ गया ना तो मतलब होता है आप आउट ऑफ द स्टेट जा रहे हो, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हो। इंट्रा स्टेट होता है विद इन वन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर बट अलग अलग कंट्रीज में कर सकते हो। ओनली इंटर स्टेट और इंट्रा यूटी, इंट्रा स्टेट और इंट्रा यूटी। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर है। एंड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट, और उसकी जो ये देखो ये पैराग्राफ में लिख रखा है, ये पॉइंट्स में लिख रखा है, आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। बहुत इजीली बता रखा है बुक में, इसलिए मैंने ये बुक प्रेफर की है जिसको करनी हो।
ठीक है, ये बुक देख लो। ये मेरे पास 2 बुक्स हैं इसकी, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर की बुक भी है ये, और इसके साथ इसकी ये समरी की बुक भी थी। मेरे को बाय 1 गेट 1 थी, मतलब वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 था। इसमें समरी दे रखी है, इसमें क्वेश्चन वाइज दे रखा है। तो हम क्वेश्चन वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, ये कल्याणी पब्लिशर की है। तो हमने ये देखा, अभी आपको ये पॉइंट समझ आया। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ, हमें खुद को रजिस्टर करवाने के लिए अंडर सेक्शन 22 वी नीड टू फाइंड आंसर टू 2 क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। हमें इसके लिए 2 आंसर्स चाहिए। व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट होती क्या है भाई, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, इट मेक्स इफ़ ही मेक्स सप्लाई फ्रॉम, अगर तो हम सप्लाई गुड्स कर रहे हैं जनरल कैटेगरी स्टेट्स और यूटीज़ में, दैन तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट है वो 20 लाख है। बट अगर हमारी हो रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो वो 10 लाख है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, वहाँ पे ना काम ज़्यादा होता है। स्पेशल जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, जैसे हमको पता है वहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है, स्वेटर कंबल ये चीज़ें बिकती रहती है 12 महीने, क्योंकि वहाँ सर्दी रहती है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोगों का काम चलता है, अच्छा चलता है, लोग मोस्टली जाते हैं वहाँ पे बिजनेस के लिए, तो इसलिए उसकी लिमिट थोड़ी कम रखी है, क्योंकि वहाँ पे उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम रखी है कि अगर आपकी 10 लाख भी क्रॉस करगी ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, देन होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन सी हैं, स्पेशल कैटेगरी अब मैं बता रही हूँ स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। देखो, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुरा, असम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं हमारे, ये आते हैं हमारे स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में। आपको कोई डाउट हो स्पेशल कैटेगरी में तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन सी सिटीज़ आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है, केस ई की फर्स्ट सिचुएशन थी एग्रीगेट, जो मेरी तरफ से क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ लो कमेंट में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट मैं करवाने जा रही हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस लॉ। ये सारा जस्ट वही मटेरियल रिपीट किया हुआ था जो हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सेकंड पॉइंट के आएंगे, क्योंकि हमें पेपर में इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं लिखना होता, इतने तो पेजेस ही नहीं होते, तो हम सिर्फ रेलेवेंट मटेरियल करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस लॉ सेक्शन 22 सब सेक्शन 2, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमें नाम से पता चल रहा है, वैसे ईजी भी लिखा हुआ है। देखो, वेयर द असेसी वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जब असेसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर प्रीवियस डिफरेंट एक्ट, अंडर प्रीवियस पहले ही जो टैक्स का चल रहा था उसमें वो पहले ही रजिस्टर्ड है, एंड वेयर पेइंग टैक्सेस, वो टैक्स कौन कौन से पे कर रहा था, एक्सरसाइज ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जीएसटी से पहले लगते थे ना, हम सबको आई थिंक पता है। Therefore, it is not advisable to ask. Therefore, it is not advisable to ask every assessee to apply for obtaining registration under GST. ये मतलब ये रूल नहीं है कि हम हर बंदे को कहेंगे कि खुद को रजिस्टर करवाओ अंडर जीएसटी। द सेक्शन 139 रीड विद रजिस्ट्रेशन रूल प्रोवाइड दैट द असेसी विल ऑटोमेटिकली मिग्रेटेड, जो असेसी है वो ऑटोमेटिकली मतलब उस रूल में नए वाले रूल्स में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स पे करता है टू जीएसटी, एंड प्रोवाइड विद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा हुई है बट वो ऑटोमेटिकली हुई है, तो उसको ये बता दिया जाएगा कि आपको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, मिग्रेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर ऑफ टू जीएसटी, उसको टैक्स पेयर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को मिग्रेटिंग शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स हैं इसके लिए, अगर उसके होते हैं तो टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन वैट एक्साइज ड्यूटी टैक्स हैड होल्डिंग अ वैलिड पैन, उसके पास एक पैन नंबर होना चाहिए। इफ़ पैन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर उसके पास जो मतलब पिछले वाले थे पहले टैक्सीज थे उसके पास पैन नंबर नहीं है उस अकॉर्डिंग, तो उसको सेम हैज़ टू अप्लाई फर्स्ट, उसको दोबारा पैन अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट, तभी उसको आगे मतलब अगले में शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ पैन नंबर ऑफ टैक्स पेयर, अगर उसके पास पैन नंबर तो है बट वो रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड नहीं है, इफ़ द पैन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर इज़ नॉट ऑन रिकॉर्ड प्रोवाइड द पैन नंबर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो हम उनको पैन नंबर प्रोवाइड कर देंगे अपना। ठीक है, द नेक्स्ट है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विच शैल रिमेन वैलिड फॉर 6 मंथ, जो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी उसके पैन नंबर के लिए, मतलब कि तब तक हमारे पास अगर पैन नंबर नहीं है तो हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की हमें प्रोविज़न दी जाएगी 6 मंथ है, उसके अंदर हमारा पैन नंबर आ जाना चाहिए, अदरवाइज कैंसल। वेरिफिकेशन द डॉक्यूमेंट विद द जीएसटी ऑथोराइज लाइक प्रिंसिपल्स, प्लेस ऑफ बिजनेस, ब्रांचेस, कम्युनिकेशन,
फाइलिंग रजिस्ट्रेशन 20 फॉर्म, वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को जीएसटी अथॉरिटीज से, प्रिंसिपल्स प्लेस ऑफ बिजनेस ब्रांचेस फाइल करना होता है उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 20। परमानेंट रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड टू दी टैक्स पेयर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाती है टैक्स पेयर को। इफ़ द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल, अगर जो उसकी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो उसको जीएसटी के अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ही कैन ऑप्शन फॉर डी रजिस्ट्रेशन, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको डी रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन ले लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफ़र, अगर उसका अकाउंट ट्रांसफ़र या सक्सेशन हो गया, मतलब उसने एक फादर है, उसने अपने सन को सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। इसकी मेरे पास दूसरी बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल थी, मैंने निकाली हुई थी, एक सेकेंड रुको दिखाती हूँ। पहले यहाँ से आप थोड़ा रीड करके देखो, आपको कुछ समझ आए तो अच्छी बात है। देखो ये देखो, ये देखो, रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, यही पॉइंट पढ़ रहे थे ना हम, सक्सेशन और ट्रांसफर हो गया। देखो क्या लिख रखा है, एज पर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 वेयर अ बिजनेस इज ट्रांसफर, जब बिजनेस ट्रांसफर होता है ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज टू अनदर पर्सन, मतलब एक फादर ने एक सन को किया, अनदर पर्सन एज ए गोइंग कंसर्न, द सक्सेसर और ट्रांसफरी विल बी लायबल, वो लायबल हो जाता है ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑन सच ट्रांसफर और सक्सेशन, जब भी अगर सक्सेस हुआ है या ट्रांसफर हुआ है तो वो ऑब्टेन हो जाता है कि उसको लायबल हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन करवानी है। एग्जाम्पल देखनी है, ये देखो, से अ प्रोप्राइटर राम ओन अ बिजनेस टाइटल एंड मिस्टर राम लिमिटेड, ठीक है, राम का एक खुद का बिजनेस है, मिस्टर राम लिमिटेड कंपनी है। द प्रोप्राइटर एक्सपायर, वो मतलब डेथ हो गई 16/8/2017 एंड एज पर हिज विल, उसकी विल के अकॉर्डिंग हिज सन रोहित सक्सीड ऑन दी बिजनेस, तो उसका बिजनेस आगे कौन चला रहा है, उसका बेटा रोहित। मिस्टर रोहित विल टेक टू मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन, तो मिस्टर रोहित को एक अपनी फ्रेश एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी उस बिजनेस के लिए, क्योंकि अब ऑनर भी चेंज हुआ है, मतलब उसके सन कर रहा है, तो वो लायबल है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है इन दैट केस। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर कोई हाई कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो ऑब्वियस सी बात है हमें रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 इफ द बिजनेस इज ट्रांसफर परसुएंट टू सैंक्शन ऑफ स्कीम, अगर हमें कोई स्कीम के अंदर कह दे, सैंक्शन कर देते हैं कोई स्कीम कि आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करवाओगे ये बेनिफिट मिलेगा, स्कीम सैंक्शन कर देते हैं, कि हमें कोर्ट कह देता है कि भाई रजिस्ट्रेशन तो करवानी है, चाहे स्कीम के अंदर करवा लो चाहे वैसे करवा लो, आपको करवानी तो पड़ेगी। अरेंजमेंट फॉर अमेलगमेशन, अरेंज कर देते हैं, हमें सारा कुछ अमेलगमेश कर देते हैं। इसको वैसे आप खुद से भी लिख सकते हो कि कोर्ट की परमिशन से हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कोर्ट हमें परमिट मतलब खुद से बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करवाओ। ठीक है, ये देखो, डीमर्ज ऑफ वन और मोर कंपनीज वो डिसोल्यूट कर देते हैं, देन द ट्रांसफरी shall be liable to obtain registration from the date on which the registrar of companies issue a certificate of incorporation giving effect to such order of high court, मतलब जब उसको रजिस्ट्रार और कंपनी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया ना, तो वो लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के। ट्रांसफरी शैल बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट, उस डेट से विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू अ सर्टिफिकेट, जिस दिन उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसको सर्टिफिकेट इशू हुआ, उस दिन वो लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट था हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इसके पहले मैं आपको समरी नोट्स दिखाती हूँ, समरी नोट्स देख लो इस वीडियो में, इसको कवर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखते हैं फिर। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर पहले देखो सेक्शन 24 था, मैंने आपको बताया था केस ए था वो, ये केस बी है। इसके अंदर भी सिचुएशंस है कुछ, हालांकि डायग्राम में नहीं बताई गई थी, हम दिमाग लगाएंगे, खुद से सिचुएशंस देखते हैं कैसे बनी हुई हैं। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, मैंने आपको पहले तो इंट्रा और इंटर में डिफरेंस बताया है, इंट्रा और इंटर में डिफरेंस बताया है। इंट्रा कौन सा होता है विद इन दी स्टेट, और इंटर स्टेट क्या होता है आउट ऑफ दी स्टेट। अब ये क्या है, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज हो रही हैं, एक स्टेट से बाहर सप्लाई हो रही है, और वो भी वो वाले प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर टैक्स लगता है, टैक्सेबल सप्लाई, एक एक वर्ड का मतलब है यहाँ पे। इंटर स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट, टैक्सेबल सप्लाई, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगता है उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है, समझे।
ठीक है। उसके बाद देखो, पहले गुड्स है, अब दो चीज़ें होती हैं जिनकी सप्लाई होती है, या तो गुड्स या सर्विसेज, ये तो आपको पता है, नॉर्मल सी बात है। अगर तो गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई हो रहे हैं, गुड्स की सप्लाई हो रही है इंटरस्टेट, देन कंपल्सरी टू गेट रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 जो कि हमारा सबसेक्शन है, और CGST एक्ट कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। बट इफ सप्लायर, बट अगर सप्लायर एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है जो कि प्रोडक्ट्स है नील रेटेड गुड्स, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, नील रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो नील रेटेड है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। बट इफ सप्लायर एक्सक्लूसिवली सप्लाई नील रेटेड गुड्स इंटरस्टेट, चाहे वो इंटरस्टेट मतलब आउट ऑफ द स्टेट भी सप्लाई कर रहा है, तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, तो कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देन सर्विसेज अगर तो वो जनरल स्टेट्स में प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से मतलब कम होनी चाहिए। अगर तो 20 लाख से कम है, आउट ऑफ द स्टेट चाहे सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है, अगर तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है तो नो रजिस्ट्रेशन, और स्पेशल केसेस में एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से कम है तो नो रजिस्ट्रेशन। बट जब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से बढ़ गई या 10 लाख से बढ़ गई, देन रजिस्ट्रेशन मस्ट। जब वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है ना इंटरस्टेट टैक्सेबल में, देन हमें थ्रेशोल्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। जैसे उसकी सर्विसेज के केस में अगर तो वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, नो डाउट उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है। अगर वो गुड्स टैक्सेबल है उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखेंगे, बट सर्विसेज के केस में हम थ्रेशोल्ड लिमिट देख के चलेंगे। जब उसने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया ना, देन रजिस्ट्रेशन मस्ट हो गई उसके लिए। ठीक है। देन इसके भी हम सिचुएशंस हैं हमारे पास काफ़ी सारी, देख लीजिए। फर्स्ट हमने की इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, सेकेंड है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है, वैसे मैं आई थिंक बता चुकी हूँ एक बार आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, चलो दोबारा बता देती हूँ अगर नहीं बताया भी होगा तो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा होता है, रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट और यूटीज इन इंडिया। हमने इसका डिफरेंस किया था भाई, सी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का हमने डिफरेंस किया है आई थिंक। ये देखो मैंने बताया, सच में भूल ही गई मैंने आपको बताया, ये देखो हमने पिछली वीडियोस में किया था ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है, नॉन है। ठीक है ना। इसके क्या होता था, नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन दैट स्टेट, उस स्टेट में इसका कोई बिजनेस की जगह नहीं होती थी पक्की कि उसको कहाँ पे करना है, वही चीज़ है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। रजिस्ट्रेशन बिजनेस इन सम स्टेट्स और यूटीज इन इंडिया, देन इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑब्वियस ही बात है कंपल्शन, अगर अलग अलग स्टेट्स में धक्के खाएगा तो। पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, इसका बहुत अच्छा लॉजिक है, मैं आपको समझाऊंगी, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। देखिए रिवर्स चार्ज मीन्स, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जो रेसिपिएंट है जो मतलब गुड्स को रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसको हम डिटेल में करेंगे विद इन बुक से, बट अभी के लिए जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। उसके बाद है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको भी हमने डिफरेंस में कवर किया था कि जो पर्सन इंडिया का नहीं है, आउट ऑफ द स्टेट आया है। देन पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स, पर्सन का लायबल अगर कोई पर्सन है वो TDS डिडक्ट करना चाहता है, ठीक है, देन ऑब्वियस ही बात है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है, विदाउट रजिस्ट्रेशन वो TDS डिडक्ट नहीं कर सकता। देन एजेंट सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज, एजेंट जो हमारा एजेंट है वो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर कोई एजेंट है वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, देन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। इनपुट सर्विस कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कोई सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इनपुट सर्विस है, तो देन वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंडर आता है। सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाईज हो रही हैं गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, आपको पता होएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, बट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, देन रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो ऑब्वियस है कंपल्शन है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। देन अब हम इसको डेप्थ में करने जा रहे हैं, कर ही लेते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला हम अपना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ तक करेंगे, देख फिर काइंड आगे हम ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है। कौन सी मतलब किन केसेस में लायबल नहीं होगा, इसमें वो प्रोविजंस टू लायबल है। ठीक है, लायबल हो रहा है। सेक्शन
ये देखो ये क्वेश्चन है हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 24। नेक्स्ट अलग से क्वेश्चन बना हुआ है, यही नीचे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 24 ओवर राइड सेक्शन 22। सेक्शन 24 दिस मीन्स दैट इफ पर्सन फॉल अंडर सेक्शन 24, अगर पर्सन सेक्शन 24 के अंडर आता है विद स्टेट सिचुएशन व्हेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स, जहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, देन इवन इज हिज एग्रीगेट टर्नओवर, फिर चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं भी है, चाहे वो विद इन 20 लाख ही है, तब भी उसको रजिस्ट्रेशन करानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका नाम ही है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। चाहे आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया चाहे नहीं किया, अगर तो कंपल्सन है तो कंपल्सन है, करवानी ही है, ठीक है। देन आगे आ जाइए, दिख रहा है, ठीक है। इफ पर्सन फॉल अंडर सेक्शन 24 ही मस्ट रजिस्ट्रेशन डन, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर हिम हर नो मैटर इवन इफ ही इज फ्रॉम जनरल कैटेगरी या स्पेशल स्टेट, कोई मैटर नहीं करता वो जनरल से या स्टेट, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी नहीं है, चाहे कम भी है तब भी उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी स्पेशल केसेस में, ठीक है। चाहे उसकी हिज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं भी हुई तब भी उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, ठीक है। अब इसके अंदर आगे आती है हमारी सिचुएशन। पहले तो मैंने पहली सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है पिछली वीडियो में, पीछे इसके टॉपिक में, सॉरी, फिर भी एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिख रखा है। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, डायग्राम इसका भी यहीं पे है जो मैंने उसमें बनाया था समरी नोट्स में, ये डायग्राम जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि गुड्स पे और सर्विसेज पे, गुड्स पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट अगर वो नील रेटेड कर रहा है तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, और सर्विसेज में हम थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसमें लिख क्या रखा है वो देखते हैं। सेक्शन 24 प्रोवाइड दैट इफ अ सप्लायर मेक एन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर जो